गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो नए चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? कौन था? दाहिर था। सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न हम लोगों का 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? तो किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि या सेनापति था? अल्लाह जलाल का। किसका? अल्लाह जलाल का। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? देवल पर। किस पे की थी? देवल पर इसने सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो किसको बनाया था? तो इस्माइल को बनाया था। किसको बनाया था? इस्माइल को बनाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुबुक्तगीन पुत्र मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो फ्रेंड 1 नवंबर, उसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? तो किस पे की थी? तो देवल पे की थी। किस पे की थी? देवल पे की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? अल्लोर थी। कहाँ थी? अल्लोर थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? कौन? तुर्क थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? तो अल्पतगीन ने। किसने? अल्पतगीन ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो कौन बन बैठा? तो मोहम्मद गजनबी जो था वो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर गजनी का शासक बन बैठा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार किया? 17 बार। कितनी बार? 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदूशाही राजा के विरुद्ध हुआ, जिसमें पराजित होने के बाद हिंदूशाही राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली? तो कब हुआ था ये? तो 1001 ईस्वी में हुआ था और जयपाल नाम के हिंदूशाही राजा के समय में हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली, अग्नि में जलकर आत्महत्या कर ली। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया था? यह आक्रमण कब हुआ था? भारत में मोहम्मद गजनवी का वह कौन सा आक्रमण था? तो ये सबसे जितना सब आक्रमण में ये सबसे फेमस आक्रमण है सोमनाथ पर, और ये हुआ था 1025 ईस्वी से लेकर
1026 ईस्वी के बीच, और ये 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी की मृत्यु कब तक कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई थी? तो ये गजनी में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो अप्रैल 1030 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम रेहान महमूद बिन अहमद था? तो किसका था? तो अल-बरूनी का था। किसका था? अल-बरूनी का था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखी तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, वो कौन था? तो अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अल-बरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है? तो क्या है? तो किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद इस पुस्तक का नाम है। किसने लिखा है? तो अल-बरूनी ने। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में है ये? तो अरबी भाषा में। ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो कनौज था। कौन सा था? कनौज था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शाहनामा महमूद गजनवी ये किस दरबारी विद्वान की रचना है? शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? तो फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? क्या थी राजभाषा? फारसी थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इस्लामिक जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद मतलब पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो अल-बरूनी ने। किसने दी थी? अल-बरूनी ने दी थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार कर लिया? तो गयासुद्दीन महमूद बिन शाम ने। किसने? गयासुद्दीन महमूद बिन शाम ने गजनी पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मईजुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किस नाम से तथा कब गौर की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद गौरी के नाम से 1173 ईस्वी में ये गौर की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तक किस राज्य के विरुद्ध किया? तो पहला आक्रमण ये भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब तक किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये 1178 ईस्वी में गुजरात यानी पाटन के विरुद्ध किया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर का शासक कौन था? कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के निकट स्थित तराई नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ वह युद्ध इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो तराइन का प्रथम युद्ध, और ये पृथ्वीराज की इसमें जीत हुई। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? तो मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? सकंद था। कौन था? सकंद था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? यह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 1194 ईस्वी में हुआ, यह चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपते हुए वापस गजनी के लिए प्रस्थान कर गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वापस गजनी जाते समय कब तथा कहाँ किन विद्रोहियों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई? तो मार्च 1206 ईस्वी में धमयक या सिया द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी में। इसको कहाँ दफनाया गया? मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम एवं सेनापति ने 1197 से 98 ईस्वी बिहार, 1199 ईस्वी से में बंगाल तथा 1202 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो पृथ्वीराज रासों में ये किया गया है। पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसके किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो किस किले पे किया था? तो किला ए राय पिथौरा पे किया था इसने अधिकार। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता या इक्ता प्रदान किया था? तो किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में गुलाम वंश के शासन की स्थापना कब तक किसने की? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया? तो 24 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक किया गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कहाँ बनाई? तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई और इसको दफनाया भी लाहौर में ही गया है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधियां धारण की? तो इसने मलिक सिपह सलार की उपाधियां धारण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब तथा कौन सा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में इसको दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह बना। कौन बना कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी? आराम शाह बना। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा। कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश किसका दामाद एवं गुलाम था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश किस कबीले का था? तो ये किस कबीले का था? तो इलबरी तुर्क कबीले का ये था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो कहाँ का बनाया गया था? तो ग्वालियर का ये सर्वप्रथम सूबेदार बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था। कहाँ का था? बदायूं का था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? तो किसके नाम से बनाया? किस नाम से बनाया? तो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन इसने बनाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा का प्रमुख किसे बनाया? तो किसको बनाया? तो बलबन को। इसने बलबन को इसका प्रमुख बनाया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तराइन का तृतीय युद्ध किस ईस्वी में हुआ तथा इसमें इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया? तो यह 1215 ईस्वी में हुआ। इसमें इल्तुतमिश ने ताज उद्दीन याल्दोज को पराजित किया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस ईस्वी में तथा कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग